हवा हल्की हल्की शीतल थी। सूर्योदय का अपूर्व आनंद पहली बार समर ने लिया था। उसने पहली बार अनुभव किया कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती हैं जैसे फव्वारे की धारियां उठती हैं। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। उसे लगा शायद जिंदगी में वही पहली बार सूर्योदय देख रहा है। उन दिनों न जाने किन अंधेरी कोठरियों में बंद था, देखता ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसमें उजाले में प्रभा की ओर देखने का साहस न था। शायद घरवाले व बाबूजी अब खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने की बात नहीं कहेगी। जब प्रभा उठकर गई तब न उसने उसकी ओर देखा, न वही उसके मुख को देख पाया था। वह प्रभा के लिए पोस्टकार्ड लेने निकल पड़ा। जमादार सड़कें साफ कर रहे थे। दूध वाले साइकिल पर टंकियां टांगे दूध का वितरण कर रहे थे। एक जगह उसने देखा कि दूधवाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया या उंगलियों से दूध बूंद बूंद टपकता है। ऐसा नहीं है कि यह उसने पहले देखा नहीं होगा, पर मन व्यग्र होने के कारण कभी ध्यान ही नहीं दिया। वह आज प्रसन्न था, अपने आनंद को व्यक्त करना चाहता था। बहुत अधिक बेचैनी के बाद आज उसे शांति मिली थी, जैसे युगों से प्यासे व्यक्ति को स्वच्छ जल का झरना दिखाई दे गया हो। जोर जोर से आवाजें लगाकर समर ने दिवाकर को जगाया। उसने दरवाजे से मुंह निकालकर कहा कि रात 11 बजे गया और सवेरे 7 बजे ही आ धमका। फिर उसने मजाक में कहा कि तेरी बीवी मायके में है, फिर तू बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है। यह मजाक उसके मन को गुदगुदा गया। दिवाकर को उसका चेहरा दमकता हुआ लगा। उसने बैठक खोल दी। वह बैठ गया। दिवाकर की माताजी का मुंह अभी तक फूला हुआ था। दिवाकर ने कहा कि उसने एक भी घर ऐसा नहीं देखा जहां सास अपनी बहू खुश हो। समर को अपना घर याद आया, जहां एक और प्रभा और दूसरी से और उससे ताने देती हुई अम्मा और भाभी थी। अचानक उसकी आंखें भी गई क्योंकि उसे रोती हुई मुन्नी के शब्द याद आ रहे थे। भैया, भाभी से बोलो। उसके शब्दों की प्रतिध्वनि से उसके अस्तित्व का अणु अणु गूंज उठा। वह मुन्नी को बताना चाहता था कि वह उसकी भाभी से बोल पड़ा है, पर मुन्नी अब वहां नहीं थी। उसने भाई को गड्ढे से निकाला पर स्वयं उसमें जा गिरी। इसी बीच दिवाकर ने बताया कि उसके चचेरे भाई अगले दिन आने वाले हैं। वह उसको उनसे मिलवाएगा। दिवाकर ने कहा, कितना घूमा है उन्होंने भी, कोई शहर नहीं छोड़ा। उसने समर से कहा कि वह अपनी चोटी वोटी कटवाए, वे धूम वॉन को नहीं मानते हैं। समर और दिवाकर में चोटी से शुरू होकर मंदिर तक की बहस हुई। समर ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में दृढ़तापूर्वक अपने विचार प्रकट किए। तभी उसे प्रभा की गणेश जी को मिट्टी का ढेला समझकर बर्तन मांज लेने की बात याद आ गई। उसने सोचा कि उस दिन का उसका व्यवहार सर्वथा अनुचित था। शायद उसके पास ईमानदारी से उसके अनुचित व्यवहार की कोई सफाई नहीं है। दिवाकर ने आवेश से कहा कि देशीपने के नाम पर कार्टून जैसी सूरत बनाए रखना उसे पसंद नहीं। ऊंची नीची बिना इस्त्री की पतलून तथा गंदी सिकोड़ी कमीज या अंग्रेजी ढंग से कटे बालों से लटकती लट्टू जैसी गांठ वाली चोटी ही देशीपना है तो उसे दूर से ही प्रणाम है। समर दिवाकर को कैसे समझाए कि उसके पास और दूसरे कपड़े नहीं हैं। उसे प्रभा की दिलियां लगी धोती का ध्यान आया। प्रभा का चेहरा सामने आने पर दिवाकर की बकवास भूलकर उसने उससे चलने की अनुमति मांगी और 2-4 पोस्टकार्ड भी मांग लिए। पोस्टकार्ड की बात सुनकर दिवाकर को लगा कि शायद समर को पता चल गया है कि कापियां कहां चेक होने गई हैं, अतः उसने उससे अपना रोल नंबर भी याद रखने के लिए कहा। दिवाकर ने बताया कि उसके पिताजी तो उसे थानेदारी में भेजना चाहते हैं पर वह नहीं जाना चाहता। समर ने कहा कि उसकी तो पढ़ाई रुकी समझो, अब यदि कहीं 50-100 की नौकरी मिल जाए तो काम चले। वह नौकरी खोज रहा था। उसने दिवाकर से उसके लिए नौकरी ढूंढने के लिए कहा। दिवाकर ने कहा कि अच्छी डिग्री होने पर ही अच्छी नौकरी मिलेगी। पोस्टकार्ड देते हुए दिवाकर ने समर से फिर पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभा आ गई है, और वह चला आया। प्रभा से बोलने के कारण समर में जो झेप थी वह संध्या तक दूर हो गई। बरसों बाद जी हल्का हुआ था। प्रभा के प्रति उसके मन में दया थी। सबसे अधिक आश्चर्य उससे भाभी पर होता था, जो सास होने के बाद तो न जाने कितना जुल्म ढाएगी। इधर उधर भटकने के बाद 2 बजे घर पहुंच गया। पिताजी के पूछने पर कहा कि नौकरी वगैरह के लिए दिवाकर के पास गया था। तब चौके में पहुंचा। प्रभा ने खाना परोसा। उसके चेहरे पर अजब संतोष की आभा थी। वह प्रभा की आवाज सुनना चाहता था। खाना रखकर जब वह जाने लगी तो उसने देखा कि उसकी धोती जगह जगह से फटी थी, पहनने लायक नहीं थी। शादी में मिली धोतियां कहाँ गईं? उसने तो उसकी उपेक्षा की ही। अम्मा ने भी यह सोचना छोड़ दिया कि उससे भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है। भाभी ने 4-6 धोती छिपाकर रखी होंगी, पर वह क्यों देने लगी? जनवरी फरवरी का जाड़ा इन कपड़ों में उसने कैसे व्यतीत किया होगा? प्रभा बड़ी कमजोर हो गई थी। आंखों के चारों ओर काले घेरे बन गए थे। पैरों में बेवाइयां झांक रही थीं। रात दिन काम करते करते हाथ काले हो गए थे और सूख गए थे। थाली को बहुत ही धीरे से सरकाकर, जिससे प्रभा को बुरा न लगे, समर उठ खड़ा हुआ। प्रभा ने चौंककर उत्सुकता से समर की ओर देखकर पूछा, क्यों? बड़ी कठिनाई से स्वयं को संयत करते हुए समर ने कहा, दिवाकर के यहाँ से खा आया हूँ, भूख नहीं है, और झट बाहर निकल आया। भाभी को उसके प्रभा से बोलने के बारे में पता चल गया था। सांझ को वह फिर निकल पड़ा।
एक भर्त्सना, एक धिक्कार मन को लगातार कचोट रहा था और प्रायश्चित की भावना उसे खींचकर मंदिर ले गई। पर वहां उसका मन नहीं लगा। वह वापस घर लौट आया। पूरे घर को दोनों के बोलने की बात पता लग गई थी। सबकी उसके प्रति निगाहें बदल चुकी थीं। उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजायब घर से छूटा हुआ जानवर हो। रात का खाना खाकर वह अम्मा के कहने पर बाबूजी को बुलाने नवल किशोर पंडित जी के यहाँ चला गया। बाबूजी कुर्सी पर बैठे अपने साथ के 3-4 लोगों को भारतीय सभ्यता की विशेषता पर भाषण दे रहे थे। बीच में बात रुकने पर समर ने झिझकते हुए कहा कि उन्हें घर बुलाया है। अंदर पंडित जी की बहू बच्ची को खिला रही थी। समर उससे लेने गया। पंडिताइन ने उसकी आवाज सुनकर बाहर आकर कहा, हमने सुना तू अपनी बहू से बोलता नहीं था, अब बोलने लगा है। वे अपने बहू बेटे की बुराई भी कर रही थी। मंदिर की कमाई वे लोग अपने पास ही रखते हैं। बहू बेटे ने उन दोनों की बड़ी दुर्दशा कर रखी है। वे रोने लगी। उनके बेटे बिसन की बहू ने सास की तरफ ठेंगा दिखाकर मुस्कुराते हुए बच्ची उससे दे दी।